students, welcome to Pro Talent and I'm Nitin Parmar. My dear students, this is 11th March current affair headline module by Pro Talent for your CLAT preparation. My dear students, what are we going to discuss today? This is one of the very important news item. Okay, that is the new Canadian Prime Minister. He is Mr. Mark Carney. ठीक है, क्या नाम है उनका? मिस्टर मार्क कार्ने. सो दैट इज नेक्स्ट कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर. सो कनाडा में क्या इलेक्शन हो गया क्या? नो. सो कनाडा में इलेक्शन हुआ नहीं है. सो द करंट रूलिंग पार्टी में जो लीडर थे जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने जनवरी महीने में रिजाइन कर दिया था. Yes or no? So when he resigned within the party, they elected Mr. Mark Carney as the next prime minister. दोस्तों, कनाडा अभी एक बहुत बड़ी लड़ाई में से गुजर रहा है, which is called a tariff war with America. With the arrival of Justin Trudeau, with the arrival of Donald Trump in USA, he announced that he wants to make Canada as a 51st state. ओके, यूएसए में टोटल 50 स्टेट है, तो ही इज सेइंग कि भैया कनाडा विल बिकम हमारा स्टेट, 51st स्टेट विल बी और कनाडा. और उसके बाद ही पुट लॉट ऑफ टैरिफ्स ऑन कनाडा. कनाडा की इकोनॉमिक सिचुएशन आज काफ़ी एक से दिक्कत में चल रही है. वन ऑफ द मेजर रीजन इज द राइजिंग प्राइसेस ऑफ द हाउसेस. बहुत ज़्यादा प्राइस बढ़ रही है वहाँ पे और ओवरऑल इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा ऊपर चल रहा है. और इस सिचुएशन में जब यूएसए पुट्स लॉट ऑफ टैरिफ ऑन कनाडा, इट इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम फॉर कनाडा एंड इट इज अ बिग प्रॉब्लम. सो मिस्टर मार्क कार्ने वाज अ सेंट्रल बैंकर. सो ही वाज बेसिकली जो कनाडा के सेंट्रल बैंक थे उसके वो गवर्नर रह चुके हैं एंड ही इज गोइंग टू रिप्लेस दी जस्टिन ट्रूडो. ही इज गोइंग टू बिकम द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर. थोड़े दिनों के बाद वहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट का इलेक्शन आने वाला है, तो वहाँ पे नई पार्टी आएगी. तब तक ये जो उनकी लिबरल पार्टी है ना, वो लिबरल पार्टी के ये पीएम बन के आ रहे हैं. ठीक है, आई होप दैट इज वेरी क्लियर. दोस्तों, कनाडा इज थिंकिंग अबाउट पुटिंग यू कैन से रेसिप्रोकल टैरिफ्स. सो आज हम बात करेंगे इस रेसिप्रोकल टैरिफ का मुद्दा इन द एंड ऑफ द यू कैन से दिस मॉड्यूल, जहां पे हम बात करेंगे डब्ल्यूटीओ के रूल्स क्या है. सो दोस्तों, हमने आपसे बात करी मिस्टर मार्क कार्ने इज इलेक्टेड फ्रॉम लिबरल पार्टी लीडर. ठीक है, विथ 85.9% वोट ही इज गोइंग टू रिप्लेस यू कैन से जस्टिन ट्रूडो. ही इज गोइंग टू बिकम नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर. ही हैज प्रॉमिस टू मेंटेन रिटालिएटरी टैरिफ. हम बात करें काफ़ी दिनों से टैरिफ के बारे में, आई एम श्योर आपको पता होगा. ठीक है, एंड प्रेसिडेंट ट्रम्प इज टेकिंग लॉट ऑफ ट्रेड एक्शन एंड ही वांट्स कनाडा के रिसोर्सेज according to Mark Carney, and he is also saying that he is going to destroy our way of life. So thereby they are rising Canadian nationalism. ऐसी बातें चल रही है. आगे बढ़ते हैं. प्राइम मिनिस्टर ऑफ पैसिफिक आइलैंड नेशन कॉल वनाउतु, है ना, क्या नाम है उसका? वनाउतु, है ना. सो दैट इज मिस्टर जोथम नापाट. उन्होंने ललित मोदी के पासपोर्ट को कैंसिल कर दिया है. Now, who is Mr. ललित मोदी? दोस्तों, आईपीएल की शुरुआत हो रही है. आई एम श्योर यू नो आईपीएल चालू हो रहा है. तो आईपीएल के फाउंडर इज मिस्टर ललित मोदी. ललित मोदी के ऊपर आरोप है दैट उन्होंने बहुत ज्यादा इकोनॉमिक ऑफेंसेस करे थे ड्यूरिंग द आईपीएल टाइम एंड देयर बाय ही इज अ काइंड ऑफ अक्यूज्ड इन दिस पर्टिकुलर केस. और वो इंडिया से बाहर चले गए, भाग गए, जिसको बोला गया फ्यूजिटिव. सो भारत में, है ना, ना सिर्फ यू कैन से ललित मोदी बट द अनदर पर्सन कॉल नीरव मोदी एंड विजय माल्या, ये सब फ्यूजिटिव हो चुके. और इन फ्यूजिटिव्स के लिए वी केम अप विद अ इकोनॉमिक यू कैन से ऑफेंडर्स फ्यूजिटिव एक्ट, ऐसा करके हम लेकर आए थे. और जिसके तहत ललित मोदी को हम इगेन से चाहते हैं टू बी इगेन से ट्रायल्ड इन इंडिया. हम ये कोशिश कर रहे हैं. हाउएवर ये भाग चुके हैं, है ना. भागकर वो रहते कहाँ पर है? वनाउतु में. वनाउतु में उनको वहाँ की सिटीजनशिप मिली है या नहीं मिली है उसके बारे में आज क्लैरिटी है नहीं. हाउएवर उनके पास पासपोर्ट तो है. ठीक है, वनाउतु का पासपोर्ट है. ठीक है, पासपोर्ट कैसे मिला था इतना सारे केसेस होने के बावजूद? तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि हमने प्रॉपर चेक्स रखे थे, प्रॉपर एक से सिस्टम फॉलो करी थी, प्रॉपर प्रोसेस फॉलो किया था, तो कोई गलती हमने करी नहीं है. ठीक है. हाउएवर
Lalit Modi is now, you can say, Lalit Modi is now planning to, you can say, cancel his passport of India, and he is going to stay in Vanuatu or any such kind of countries possibly. ठीक है, तो ये अनाउंसमेंट आया है वनाउतु गवर्नमेंट का. तो दोस्तों ये ध्यान रहे कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर ऑफ वनाउतु इज जोथम नापैट. वनाउतु क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वनाउतु इज अ पार्ट ऑफ फोरम ऑफ इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन. ठीक है, जिसको बोलते हैं फिपिक. क्या बोलते हैं उसको? फिपिक, फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन. आप देख सकते हैं ये फिपिक के अंदर नरेंद्र मोदी साहब ने पिछले कुछ समय पे एक से मीटिंग ऑर्गेनाइज करी थी. तो ये फिपिक में ये बैठे हुए हैं. दोस्तों ये फिपिक है, दैट इज कॉल्ड फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन. तो यहाँ पे अलग अलग कंट्रीज है, जैसे नाउरू, तुवालू, वनाउतु, पालाऊ, ठीक है, पापुआ न्यू गिनी, मार्शल आइलैंड, कुक आइलैंड, फिजी आइलैंड, ये सब उस जगह के पार्ट है. इनके साथ इंडिया अच्छा रिलेशनशिप रखता है क्योंकि बहुत सारे इंडियंस आर पार्ट ऑफ इट. ठीक है, बहुत सारे इंडियंस आर पार्ट ऑफ इट. तो यहाँ पे बात हो रही है ललित मोदी. ललित मोदी के बात से हम ये पक्का बात कर सकते हैं कि इंडिया में सिटीजनशिप कैसे मिल सकती है और इंडिया में सिटीजनशिप कैसे लूज हो सकती है. इंडिया में सिटीजनशिप मिलने के लिए देयर आर सर्टेन कंडीशंस. ठीक है, तो आपको पता होगा दैट पार्ट 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट सिटीजनशिप ऑफ इंडिया. यस और नो? ठीक है, और वो सिटीजनशिप किस नजरिए से बात करते हैं कि एट द टाइम ऑफ, है ना, एट द टाइम ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन किन किन को सिटीजनशिप मिलेगी. और बाद में आर्टिकल नंबर 11 बोलता है दैट सिटीजनशिप के लिए लॉ है, वो लॉ बनाएगा कौन? दैट इज गवर्नमेंट. सो गवर्नमेंट ने लॉ बना दिया है सिटीजनशिप एक्ट 1955. ओके, और 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में सिटीजनशिप कैसे एक्वायर कर सकते हैं? बाय बर्थ, बाय डिसेंट, by registration, by naturalization, and by incorporation of territory. And there are special provisions to be provided for the people, you can say, to acquire citizenship through Assam Accord. Assam Accord आपको याद होगा, जिसकी वजह से असम में NRC की शुरुआत हुई थी. Yes or no? NRC is a national register for citizens. And how do you lose the citizenship of country? So, for example, let's say Lalit Modi has taken citizenship of, I'm just giving an example, वनाउतु का citizenship उन्होंने ले लिया हो तो ऑटोमेटिकली इंडिया की citizenship उनकी डिप्राइव हो जाएगी. ओके, सो ये ध्यान रखना. सो देयर आर 3 ways which you can say person can lose citizenship. By renunciation, the person can renounce that I want to leave this country's citizenship, or by termination. ठीक है, बाय टर्मिनेशन का मतलब क्या हो गया? ऑटोमेटिकली व्हेन यू आर टेकिंग सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री. सो भारत देश एक सिंगल सिटीजनशिप में मानता है. सो अगर कोई दूसरे कंट्री का सिटीजनशिप ले लिया तो आपका चला जाएगा इंडिया का सिटीजनशिप. एंड बाय डिप्राइवेशन, अगर सरकार चाहे तो फोर्सफुली आपसे डिप्राइव कर सकती है. ठीक है, अनदर इंपॉर्टेंट न्यूज विच यू शुड बी नोइंग अबाउट दिस रियल मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म. ठीक है, उनका एक एसोसिएशन है, उन्होंने अभी नए एथिक्स कोड्स लेकर आए हैं. सो दोस्तों, व्हाट यू मीन बाय दिस रियल मनी गेम्स? आई एम श्योर all of you are aware about the varieties of the online gaming like Dream 11 or any such kind of thing, जैसे रमी, है ना, पोकर, बाजी, and there are so many other kind of online gaming platforms. They have mushroomed in a big way. बहुत ज़्यादा तरीके से ये आगे बढ़े. And then there are you can say regulatory restrictions they have faced. Like there are certain states, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उन्होंने इस ऑनलाइन गेमिंग को कंप्लीटली बैन करके रखा है. Yes or no? So here the issue is कि ये जो ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज हैं उन्होंने अपना एक एसोसिएशन, अपना एक फेडरेशन बनाया है. बहुत सारे फेडरेशन होंगे, उसमें से 3 फेडरेशन के बारे में बात हो रही है. ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन, ई गेमिंग फेडरेशन एंड फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स. इन लोगों ने अपना खुद का कोड ऑफ एथिक्स रिलीज किया है, अपना खुद का. सो दिस आर सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज. उन्होंने क्या किया है कि भैया हम इस तरीके के एथिक्स डेवलप कर रहे हैं ताकि वी विल प्रिवेंट minors from playing this kind of games, will also prevent and protect the vulnerable players. Who are vulnerable players? The people who do not have money, or the people
who are let's say women for example और minor for example, और जो you can say debt burden में फंसा हुआ है तो vulnerable लोग हैं, ठीक है, या जो एडिक्ट हो चुका है तो वल्नरेबल लोग हैं, उनको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए उसके बारे में बातें हैं. एंड देन रिक्वायरिंग ट्रांसपेरेंट टर्म्स एंड एनुअल लीगल कंप्लायंस ऑडिट्स इज व्हाट दे हैव आल्सो प्रोवाइडेड. रिमेंबर, भारत में जो ऑनलाइन गेमिंग है उसके बारे में बड़ा डिबेटेबल इश्यू है. क्या ऑनलाइन गेमिंग जो इस तरीके की सिस्टम चलती है जहां पर रियल मनी गेमिंग होती है, क्या उसको हम स्किल्स ऑफ गेम्स कहे या इट्स अ गेम्स ऑफ लक कहे, कि क्या ये स्किल्स की गेम है कि क्या ये लक की गेम है. स्किल्स की गेम होगी तो दोस्तों ये अलाउड है, लीगल है, प्रॉब्लम नहीं है. पर इट इज गेम ऑफ लक. अगर गेम ऑफ लक है तो अलाउड नहीं है. क्यों? बिकॉज दैट विल फॉल इनटू betting, that will fall under wager, that will fall under, you can say, a wrong unethical practices. So here there are many kind of high court judgments have come. They said that this kind of fantasy games are games of skills. Okay, so Dream 11 is a game of skills. इसीलिए तो Dream 11 is running in a big way. Dream 11 is promoting इंडियन क्रिकेट टीम ऑल्सो. आपने देखा होगा ना, इंडियन क्रिकेट टीम की जर्सी पे ड्रीम 11 आता ही आता है. ऐसा नो. सो करंटली दैट इज ड्रीम 11 इज अ स्पॉन्सरर. जस्ट लाइक आपने देखा होगा चैंपियंस ट्रॉफी में साउथ अफ्रीका की टीम को स्पॉन्सर कौन कर रहा था? अमूल, है ना. अमूल मजेदार है. अमूल ये कभी भी इंडियन ऐसे बड़े बड़े स्पोर्ट्स होते हैं तो अमूल स्पॉन्सर करता है ऐसी टीम्स जो थोड़ी मतलब इंडियन नहीं है, मतलब इन द सेंस कि इंडियन टीम नहीं है. तो होता क्या है कि इंडियन टीम को स्पॉन्सर करना बड़ा महंगा होता है. सो दे जनरली स्पॉन्सर वो टीम जो जिसको स्पॉन्सर करने में कम से पैसा लगता है, पर दैट इज ऑल्सो वेरी पॉपुलर लाइक साउथ अफ्रीका, है ना. तो बड़ा मजेदार मार्केटिंग का गिमिक ये यूज करते हैं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं सिप्री के बारे में, है ना. वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी सिप्री. सिप्री ने अभी एक रिपोर्ट दिया और बताते हैं. अब सिप्री रिपोर्ट किस चीज का देता है, अब आप फुल फॉर्म देखिए उसका, विच इज नोन एज स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट. इट इज एन इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जो रिसर्च करता है ऑन कन्फ्लिक्ट्स, आर्मामेंट्स, आर्म कंट्रोल, डिसआर्मामेंट, उसके ऊपर काम करता है. और ये हर साल एक रिपोर्ट निकालते हैं जहां पे ये बताते हैं कि विच इज अ कंट्री विच इज लार्जेस्ट इंपोर्टर of arms, which is a country which is largest exporter of arms. So globally between 2020 to 2024 Ukraine became the largest arms importer. India became second. India काफी समय तक फर्स्ट था, ठीक है, काफी समय तक फर्स्ट था. सो प्राइमरी 2020 और 24 के बीच में इंडिया बिकेम नंबर 2, बट बिटवीन दिस 2020, 21, 22, 23 इंडिया रिमेन टॉप सप्लायर, सॉरी टॉप इंपोर्टर, है ना. एक आध साल में सऊदी अरेबिया हमसे आगे बढ़ गया था, ठीक है, पर अभी इंडिया इज अ लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर. ओके, सो दैट इज वन. एंड विच इज अ कंट्री विच इज लार्जेस्ट आर्म्स एक्सपोर्टर? नो डाउट इट इज यूएसए. नंबर 2 पे फ्रांस, और रशिया फेल बिहाइंड एंड इट इज एट नंबर 3. ओके, नहीं तो रशिया जनरली नंबर 2 पे रहता है. ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है. सिप्री का रिपोर्ट रेगुलरली आता है. सिप्री का फुल फॉर्म क्लैट एग्जामिनेशन में पूछा जाता है. क्लैट एग्जामिनेशन इस पर्टिकुलर चीज को बहुत सीरियसली लेता है. ठीक है, अनदर इंपॉर्टेंट न्यूज कमिंग फ्रॉम नासा, which is private lunar lander called Athena, which was developed by Intuitive Machines, एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है. ठीक है, उन्होंने अपना एक प्राइवेट लूनर लैंडर निकाला था जो फेल हो चुका था, है ना. वो लैंड हुआ और लैंड साइडवेज में हो गया और पूरा तहस नहस हो गया. ठीक है, पर उसके पहले एथेना ने कुछ इमेजेस से कम्युनिकेट कर पाए और कुछ एक्सपेरिमेंट शुरुआत उसको एक्टिवेट कर पाए, है ना. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. $62 मिलियन का ये पूरा से प्रोग्राम था. आपको याद होगा इसके पहले एक और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन टेक्सास बेस्ड कंपनी थी, फायरफ्लाई करके, फायरफ्लाई एरोस्पेस. उनका अपना एक लैंडर था जिस विच इज नोन एज ब्लू घोस्ट, और ब्लू घोस्ट वाज सक्सेसफुली लैंडेड ऑन मून पे, है ना. एंड वो सीधा लैंड हुआ था.
ये आपको याद है, ये हमने बात करी थी आपके साथ। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। एंड वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट विच इज कमिंग हियर कॉल्ड इंडिया यूएस ट्रेड एग्रीमेंट एंड टेस्ट ऑफ WTO लॉस। सो वी ऑल अंडरस्टैंड WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। प्लीज मुझे बताइए WTO के हेड कौन है, ठीक है। सो दोस्तों, इंडिया और यूएसए जो आज यूएसए ने ट्रेड वॉर चालू करी है, उसके बीच में किस तरीके से इंडिया और यूएसए के रिलेशनशिप नेविगेट होंगे वो हमें देखना पड़ेगा। दोस्तों, ये एक मल्टी सेक्टोरल बाइलेटरल ट्रेड अग्रीमेंट करने की कोशिश हो रही है। सो बाय 2025, by the fall of 2025, we may possibly come up with this idea of bilateral trade agreement, जिसकी वजह से जो यूएसए अलग अलग तरीके के ट्रेड और टैरिफ बैरियर लगा रहा है वो शायद इंडिया पे लागू ना पड़े, ऐसा हमारा मानना है। हाउएवर, हमें देखना पड़ेगा कि किस तरीके से ये यूएसए सिस्टम लगा रहा है। हाउएवर, यूएसए जिस तरीके से टैरिफ लगा रहा है, यूएसए जिस तरीके से टैरिफ लगा रहा है, वो टैरिफ WTO के प्रिंसिपल्स के मुताबिक नहीं है। WTO चाहता है कि भैया किस पूरे वर्ल्ड में ग्लोबलाइज्ड वे में, ठीक है, कोई तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए ट्रेड्स के अंदर, ताकि कोई भी कंट्री कोई स्पेशल और डिफरेंशियल ट्रीटमेंट ना कर सके। किसी के साथ स्पेशल और किसी के साथ डिफरेंशियल ट्रीटमेंट ना कर सके, ठीक है। देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस टू दैट, लाइक मोस्ट फेवर्ड नेशन, ठीक है। पर अदरवाइज कोई भी कंट्री के साथ इस तरीके से ट्रीटमेंट होने नहीं चाहिए और रूल बेस्ड लॉ होने चाहिए। जो यूएसए कर रहा है वो वर्ल्ड में क्लियर दिख रहा है दैट इट इज नॉट रूल बेस्ड, बट ठीक है भाई, जिसकी लाड़ी उसकी भैंस है, ठीक है। आज के समय पे तो यही बातें चल रही है, ठीक है। तो दोस्तों, इंडिया और यूएसए के बीच में ये जो मल्टी सेक्टोरल बायलैटरल ट्रेड अगर हो जाएगा तो हमारे साथ, है ना, ये जो ट्रेड और रेसिप्रोकल टैरिफ की बातें हो रही ना, वो रिस्ट्रिक्शन इंडिया पे आएगा नहीं, ठीक है। चलिए बढ़िया। सो आई होप दिस इज वेरी क्लियर। चलिए ग्रेट। सो आज का सेशन में हम इतना ही कवर कर रहे हैं। सो आई एम श्योर दिस इज गोइंग टू बी यूजफुल टू यू। थैंक यू वेरी मच। अगर आपके मन में कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ऑल द बेस्ट।